नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट फेस द एग्ज़ाम में। साथियों, आज हम आपके लिए लाया हूँ बिहार बोर्ड 10th के हिंदी सब्जेक्ट से मैराथन क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें कि पूरे किताबों का निचोड़ इसमें शामिल किया गया है, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिससे पहला क्वेश्चन आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो साथ ही यहाँ पर देना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आ जाएंगे आपको भीमराव अंबेडकर। तो पहला का बी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो साथियों आपको जवाब देना है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो साथियों यहाँ पर होगा डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। साथियों आगे है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर लिए थे दलित परिवार से थे, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो पहला है मजदूरी प्रथा, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा है बाल मजदूरी प्रथा, चौथा समरसता प्रथा। तो जातिवाद के पोषकों हमेशा बताते रहे हैं कि दूसरा रूप जाति प्रथा आ जाएगा, जो जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का एक रूप माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो पहला ऑप्शन है स्वाभाविक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा है स्वाभाविक, चौथा संवैधानिक। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अस्वाभाविक आ जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। पहला ऑप्शन है मनुष्य की रुचि, दूसरा है रोजगार की सृजन, तीसरा है पृथक पेशा, चौथा है कौशल योजना क्षमता। तो इसमें क्वेश्चन ही है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार। तो श्रम विभाजन इसमें बताया गया है किताबों में कि श्रम विभाजन का सिर्फ एक ही है, तो रोजगार सृजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपहास। आगे बढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय पहला ऑप्शन जाति प्रथा, दूसरा है सुशासन, तीसरा है भाईचारा, चौथा है कानून व्यवस्था। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा तो सच्चे लोकतंत्र का स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। पहला है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है विवेकानंद। तो इसमें से साथियों जवाब देना है कि महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर किससे प्रभावित हुए थे। तो महात्मा गांधी नहीं होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे, विवेकानंद तो नहीं होंगे। तो इसमें तो ज्योतिबा फूले, जो हमेशा दलित और तथा नीचे वाले तबके का हमेशा उत्थान के लिए कार्य किए थे ज्योतिबा फूले, वो इनसे प्रेरित थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक आ जाएंगे भीमराव अंबेडकर। इसमें आप साथियों देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है परीक्षा में। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक मनु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा चित्तरंजन सिन्हा, चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना है साथियों आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आएगा बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन है पहला अशिक्षा, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है जाति प्रथा, चौथा उद्योग धंधा कमी। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण भी आ जाएगा जाति प्रथा का कारण। उस समय जिस समय भीमराव अम्बेडकर जी ने किताब को लिखे थे, उस समय जाति प्रथा पूरे देश में व्यापक रूप से फैली हुई थी। जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो साथियों जवाब देना है डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में। 15 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था।
याद रखना है साथियों। आगे डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखना है रामजी सकपाल जी थे। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। रामजी ऑप्शन में फंस भी सकते हैं, रामदेव सकपाल और रामजी सकपाल दोनों सेम लगते हैं, इसलिए आपको रामजी याद रखना है, रामजी सकपाल थे। डॉक्टर अंबेडकर का माता जी का नाम क्या था, तो ऑप्शन है रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमा बाई। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, भीमा बाई। याद रखना साथ ही परीक्षा में आ भी सकता है माता जी का नाम। 18वां क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1918, तीसरा 1916, चौथा 1914 में। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1916 में। 19वां क्वेश्चन है अब अगला चैप्टर से दे रहे हैं हम 19वां क्वेश्चन, विष के दांत चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। पहला उसमें से क्वेश्चन बन रहा है 19वां क्वेश्चन के रूप में, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो पहला ऑप्शन है मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग। इसमें लेखक विष के दांत में उजागर किए हैं कि मध्य वर्ग वाले परिवार तथा मध्य वर्ग वाले लोगों को ज़्यादा उजागर किए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नलिनी बलोच शर्मा जन्मना कौन सी भाषा थे, तो हमेशा याद रखना संस्कृत, मगही, हिंदी, भोजपुरी, हमेशा वो भोजपुरी थे। नलिनी बलोच शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 या 24 अप्रैल 1918। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 18 फरवरी 1916 हुआ था उनका जन्म। 22वां क्वेश्चन, नलिनी बलोच शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पंडित दशावतार शर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शर्मा जी का माता का जन्म नाम क्या था, तो इसमें शर्मा जी का माता का नाम आ जाएगा रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है, पहला है संत परंपरा साहित्य से, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से, साहित्य के इतिहास दर्शन से, ग्रंथावली से। तो इसमें इसको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से। सेन साहब के मोटर कार थे रूडिमल इंड, मारुति 800, इंडिका, स्टीमल, डिजायर मोटर कार। तो इनका हो जाएगा स्टीमर्ड इल्ड बाइक मोटर कार थी जो सभी फीचर से लेस थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो साथ ही सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी, आपने हमेशा पढ़ा होगा काले रंग की उनकी चमकती हुई कार थी। सेन साहब कितनी पुत्रियां थी, तो सेन साहब का ऑप्शन बी आ जाएगा, 5 पुत्रियां थी जो काफ़ी सज्जन थी। किसके मोटर की चमक में कोई खतरा नहीं था, खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब पुत्रियों से। इन सभी तीनों से था, लेकिन इस पुत्रियों से नहीं था उन्हें। सेन साहब खोखा क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो हमेशा सेन साहब की इच्छा थी कि वो हमेशा अपने बेटे को इंजीनियर बनाए, क्योंकि उनका बेटा ही हरकत ऐसे करता था जिससे लगता था वो आगे चल कर इंजीनियर ही बनेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त मानते थे। पहला है सेंट जोसेफ, दूसरा है क्रिएटन स्कूल, तीसरा संत जॉन लोयला स्कूल, तो इसमें आ जाएगा किंडर गार्डन स्कूल, जो एक बड़े परिवार के बच्चे उसमें जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, मदन के पिताजी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गिरधर लाल हो जाएगा मदन के पिताजी का नाम। आगे क्वेश्चन है साथियों में 32 नंबर क्वेश्चन, सेनों ने अपने सिद्धांतों में को क्यों बदल दिया। पहला समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्र के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योग धंधे के विकास में। तो सेन साहब हमेशा अपने बेटे के ही भविष्य की चिंता रहती थी, इसलिए उन्होंने अपना स्वभाव तथा सिद्धांत बदल दिया खोखा के दुर्लभित स्वभाव के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दुर्लभित शब्दार्थ क्या है, तो दुर्लभित शब्द आएगा दुलारा, सुशील, उदंड, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसमें आ जाएगा लाड़ प्यार में, क्योंकि सेन साहब का अकेला तथा इकलौता बेटा था जिसको हमेशा लाड़ प्यार में ही रखते थे। साथियों आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मदन ने कांसू को 2 दांत तोड़े थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, 35वां क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो गरीबों का खेल उसमें कहा जाता था लट्टू का खेल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था उसके वो। 36वां क्वेश्चन पार्ट 3 से आता है, भारत से हम क्या सीखे। इसके रचनाकार मैक्स मुलर जी हैं। पहला क्वेश्चन मैक्स मुलर जी से ही आता है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, साथ ही 6 दिसंबर 1823 को हुआ था मैक्स मुलर जी का जन्म।
आगे बढ़ते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हो गया था डेसाउ जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था विल्हेम मुलर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 कालिदास रचित मेघदूतम का पद्मानुत क्रम किसने किया था? तो इनका पद्मानुत क्रम था मैक्स मुलर जी ने किया था, उनका ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे साथ ही बढ़ते हैं, किसे वाराणसी के पास सोने का एक घड़ा मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। उस समय के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उनको मिला था सोने का सिक्का। कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीन भाषा सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा संस्कृत आ जाती है। 42 है, मैक्स मुलर ने सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विवश देश माना है, किसे माना? तो हमेशा मैक्स मुलर भारत की बड़ाई करते थे इसलिए, और ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, इंडिया। 43 क्वेश्चन, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल कला ही निशन होकर कविता लिखने लगे थे? तो हमेशा किस भाषा में कविता लिखे करते थे? तो हमेशा लैटिन भाषा में, अपने भाषा में लिखे करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लैटिन भाषा। मैं 44 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने हितो प्रदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में कराया था? तो उन्होंने हितो प्रदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में कराए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मैक्स मुलर मानव सभ्यता स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है, जो वैदिक रूप से तत्व ज्ञान मिलता है उसको माना है, और समझ सी आ जाएगा। भारत से हम क्या सीखे? आर्य का हिंदी भाषा का स्थापना कितने किया था? इसका हिंदी भाषा में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, डॉक्टर भावनेश्वर शंकर त्रिवेदी जी ने किए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा ऐसा देश जिसे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। इसमें से हमेशा वो भारत का पक्षीय रहे हैं, उन्होंने इसलिए भारत के बारे में ज़्यादा उन्हें लिखे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मैक्स मुलर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर जी की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए 49वां क्वेश्चन है, पार्ट 4 से नाखून क्यों बढ़ते हैं से, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका इनको लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो अच्छे बैंकर भी आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में, ये जगह है बलिया में। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए था, तो यहाँ पर सही कर दिया। हजारी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1907 में होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन नाखून को जलाए जा रहे हैं? तो नाखून को कौन जलाए जा रहे हैं? तो ऑप्शन में सी है, प्रकृति, क्योंकि हम बार बार उसे काटते हैं और फिर प्रकृति उसे आगे कर देता है, इसलिए साथ ही ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दंतावली का अर्थ क्या होता है? दंतावली का अर्थ होता है दांत का सहारा लेकर जीने वाले, या जो दांत के सहारे जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे ऑप्शन है, क्वेश्चन है, गौतम ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? आप सबका आपको जवाब देना है साथियों। तो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, ये मनुष्य की मनुष्यता माता है बुद्ध के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इसमें आता है, पहला है पशुवादी, दूसरा मानववादी, दूसरा है देवतावादी, चौथा है दानववादी। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में निबंध का कौन सा दृष्टि प्रकट करते? इसमें आ जाएगा मानवतावादी। हिंदी साहित्य का आधिकारिक रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का आधिकारिक रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाएंगे, जो लंबे समय तक हिंदी साहित्य के लिए लिखते रहे। उत्स का अर्थ क्या होता है? उत्स का अर्थ होता है साथियों स्रोत, उत्तर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने लीलज अपरासी किसे कहा है? तो नाखून को कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे पृथ्वीराज रासो का किनका संपादन? पृथ्वीराज रासो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, ए। अब 5वें चैप्टर से आता है नागरी लिपि, इनको लिखा है गुणाकर मूले जी ने। तो पहला ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा साथियों, गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था साथियों? इसका ऑप्शन आएगा ए, 1935 में हुआ था गुणाकर मूले का जी का जन्म।
आगे है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, तो 2500 से अधिक उन्होंने निबंध लिखे, इसलिए ऑप्शन में बी आएगा। गुणाकर मूल्य प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, उनका ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण चीज़ों से जुड़े रहे हमेशा से, उनका परिवेश रहा ग्रामीण ही रहा था। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो उनकी शिक्षा की भाषा मराठी थी, क्योंकि वे महाराष्ट्र से थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी और गुरुमुख, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा देवनागरी लिपि। नागरी लिपि किस विधा की रचना है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंध से। आगे क्वेश्चन है साथियों 68 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य किस रचना से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन आएगा पी भारतीय लिपियों से। आगे क्वेश्चन है नेपाली भाषा की लिपि क्या होती है, तो नेपाली भाषा की लिपि होती है देवनागरी, ऑप्शन में डी आ जाएगा, क्योंकि नेपाली भाषा तथा हिंदी भाषा का दोनों का मूल रूप देवनागरी से ही होता है, ये साथियों याद रखना है। उसके बाद 70 में क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं किससे मिलते हैं, इनका लेख आ जाएगा बी दक्षिण भारत से, उसमें बी। गुप्तकाल किस लिपि का संबंध है, गुप्तकाल में होता है ब्राह्मी लिपि, उसमें बी। आगे नागरी नाम अस्तित्व में कब आया था, तो नागरी नाम अस्तित्व 1000 ईस्वी के आसपास आया था, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे ऑप्शन है विजयनगर के शासकों ने अपने लिखों की लिपि को क्या कहा है, विजयनगर के शासक अपने लेखों की लिपि कहे थे बी नंदा नागरी, ऑप्शन में बी आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कर्नाटक में है। आगे नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, भारतीय लिपियों कहानियों से लिया गया है। आगे है 76वां क्वेश्चन, सिद्धम क्या है, मंत्र, सिद्ध, योगी, साधु एक प्रकार की लिपि, जिस प्रकार की लिपि होता है जैसे देवनागरी होता है उस तरह एक सिद्धम भी एक प्रकार की लिपि है। अगला चैप्टर में 6 है बहादुर से लिया गया है, तो पहला इसमें अमरकांत जो इनके लेखक हैं, पहला क्वेश्चन से आता है कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों अमरकांत जी का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे ऑप्शन है, एक मिनट साथियों, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है मौत का नगर किस लेखक कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अमरकांत जी का ही है। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दिल बहादुर था। 81 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहानी क्या है, पहला है नेपाल के गवई गोरखी की है। 82 में बहादुर कहानी कथाकार की पत्नी क्या नाम क्या है, तो ऑप्शन में बी आ जाएगा, निर्मला है, जो साथ ही आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन है कथाकार की पल्ली के नौकर को कौन लेकर आए थे, कथाकार की नौकर को लेकर आए थे, कथाकार के साले साहब ने एक नौकर को पकड़ लाए थे जो गोरखा था। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी, शांत, गुस्सेल, स्नेही, मिलनसार, उनकी माँ थी गुस्सेल थी बहादुर की माँ, जो उन्हें हमेशा पीटा करती थी। बहादुर घर से चलते समय कितने रुपये लेकर चला था, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 2 रुपये लेकर चला था, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बहादुर स्वभावतः कैसा था, तो स्वभावतः हंसमुख को मेहनती था, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, बहादुर की माँ की याद हमेशा नहीं आती थी। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था, तो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम उनके लेखक अतिथि लगाए थे, क्योंकि अपना वो दोष हटाना चाहते थे। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा लेखक की पत्नी निर्मला। बहादुर कहाँ से भाग आया था, तो बहादुर नेपाल से भागकर लेखक के पास आया था। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी, ऑप्शन में बी आ जाएगा, किशोर ने, उनका बेटा का नाम किशोर था। अब 7वां क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन, जो 7वां चैप्टर से लिया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, रामविलास शर्मा का
जो यहाँ पर लिखा गया है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था पहला ऑप्शन 10 अक्टूबर 1912 में। निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। परंपरा का मूल्यांकन किस विधि की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। युग परिवर्तन जो चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते समय पहले हम किस साहित्य का निर्धारित करते हैं? तो पहला ऑप्शन अगर जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंब करता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। साहित्य सापेक्ष रूप किसका होता है? तो साहित्य सापेक्ष स्वाधीन का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सा गुलाम देश है जिसकी सत्ता ने सारे रूप को प्रभावित किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथेंस आ जाएंगे। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की। 103 में क्वेश्चन है, अवच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अवच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अटूट, ऑप्शन नंबर बी। आदिम का अर्थ क्या होता है? तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट साथियों, कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुक जाना है। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा गुलाम देश जिसकी सत्ता ने सारे रूप को प्रभावित किया? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एथेंस ने। 102 है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है? तो पहला ऑप्शन आएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, अवच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ साथियों हो जाएगा अटूट, बी। आगे बढ़ते हैं साथ 104 नंबर में, आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसों और गैर रूसी जातियों में आपसी संबंध बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1917 क्रांति में, जो रूस में सबसे बड़ा क्रांति हुआ था। उसके बाद आगे क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा समाजवाद। 107 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भौतिकवादी में। आगे है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो पहला होगा रामविलास शर्मा की, ए। प्रतिभाशाली आलोचना का विकास होता है किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी में, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। आगे साथियों बढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 है, जित जित मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज जो लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था किस दिन? तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। आगे, पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी क्या थे? तो इनका पिताजी एक प्रसिद्ध नर्तक थे, एक राज दरबार वो नाचा करते थे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सॉरी। और ये भी खुद उन्हीं के साथ जाते जाते नृत्य करना सीख लिए थे। पंडित बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? तो इनके कपिला जी से प्राप्त हुआ था इनकी प्रारंभिक नृत्य शिक्षा। आगे है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो कपिला जी से हुई, जो उनसे ही शिक्षा लेकर अच्छे बड़े नर्तक बने थे। किस वर्ष में बिरजू महाराज नृत्य कला पारंगत हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 वर्ष में। बिरजू महाराज की पहली शिक्षा कौन थी? इनकी पहली शिक्षा का नाम रश्मि थी। मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मस्का का शाब्दिक अर्थ होता है मक्खन, ऑप्शन नंबर ए।
किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी? तो बिरजू महाराज ने की थी शास्त्रीय कला को, जो शास्त्रीय कला जो नृत्य को कला का आगे लाए थे। बिरजू महाराज के किस उम्र के प्राप्त उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो 9 वर्ष के जब थे मात्र उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बिरजू महाराज को संगीत भारतीय जीवन में किनका योगदान था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपिला जी का था, जो हमेशा उनको आगे बढ़ाने का कार्य किए थे। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की 2 संतानें थी, और उसमें ए आ जाएगा। रश्मि बाजपेयी का संपादक है कौन चीज़ का? नटरंग पत्रिका का रश्मि बाजपेयी थी, जो उनका इंटरव्यू लिया करती थी। साथियों आगे बढ़ते हैं। 123 रश्मि बाजपेयी क्या थी? तो नृत्यगाना, तो वो भी नृत्य नाचती थी। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बांग्ला को सिखाते थे डांस, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि बाजपेयी। तो इसमें से अनुराधा नहीं थी, शाश्वती थी, दुर्गा भी थी और रश्मि बाजपेयी थी। अब चैप्टर अगला आता है अवन्यू चैप्टर है, जो अशोक बाजपेयी जी लिखे। अशोक बाजपेयी जी से पहला सवाल आता है, तो उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में हुआ था, उसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अशोक बाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? उनका मूल निवास स्थान छत्तीसगढ़ है। अशोक बाजपेयी का माता का क्या नाम? तो उनकी माता का नाम निर्मला देवी थी, ऑप्शन नंबर सी। अशोक बाजपेयी का पिताजी का क्या नाम? तो उनके पिताजी का परमानंद बाजपेयी था, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इनका भी। आगे क्वेश्चन अवन्यू के चित्रकार क्या है? तो उनका चित्रकार तो अशोक बाजपेयी जी हैं। अवन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन शहर है। अवन्यू किस नदी किनारे है? तो अवन्यू रोन नदी किनारे है। साथियों स्टार क्वेश्चन लग रही है, अच्छी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते 134 नंबर क्वेश्चन, अवन्यू किस देश में? तो अवन्यू आ जाएगा आपको दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन, पीटर बुक की कौन सी विपादपस्त रचना की प्रस्तुति अवन्यू में किया जाने वाला था? ऑप्शन बी हो जाएगा महाभारत पे उसने विपाद पर रचना किया था। रोन नदी की दूसरी अवन्यू का एक और हिस्सा जो कहा जाता है बी बेलहोन बोलवनी को, ऑप्शन बी आ जाएगा। किसने पोप की गतिविधियों नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो ऑप्शन बी आ जाएगा फ्रेंच शासकों ने, ऑप्शन बी पर लगाना टिक। आगे है कार्तसीन संप्रदाय का ईसाई मठ था, किसका ईसाई मठ था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे 140 में क्वेश्चन में आता है अवन्यू कहाँ स्थित है? अवन्यू आ जाएगा आपको दक्षिण फ्रांस में, यानी डी। अब अगला चैप्टर आता है मछली चैप्टर से लिया गया है, जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, जो अच्छी चैप्टर है, कहानीवादक है, जो लेखक के साथ खुद घटित होता है। इसमें विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो समय डी आ जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता लगभग जय हिंद का प्रभाषित हुआ था, तो उस समय बी आ जाएगा 1971 में हुआ था, उस समय बी। आगे बढ़ते हैं साथियों, मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन होगा महाविद्यालय से लिया गया है। कथाकार मछली लग जाने के दरमियान क्यों दौड़ पड़े थे? तो ऑप्शन नंबर बी, मछली के मर जाने का डर के कारण वो दौड़ रहे थे। कथाकार के झोले में कितना मछली थी? उनके झोले में 3 मछलियाँ थी। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछली मर गई थी? तो कितनी मछली मर गई आज जवाब देना है। तो 1 मछली उसमें मर गया था, जो लेखक हमेशा उसे चाहते थे। लेखक रास्ते में मन में सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? तो पहला ऑप्शन आ जाएगा एक पिताजी से मछली मांग लेंगे। कौन तब ठंड से कांप रहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी संतोष था, उनका नौकर, वही ठंड से कांप रहा था। मछली से कौन डर रहा था? तो पहला आ जाएगा संतोष डर रहा था, संतोष का भाई था। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो जो नीचे दबी हुई जो मछली थी उसकी आंखों में। मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ पीस रही थी मसाला, ऑप्शन नंबर बी। किस साधन के ऊपर मछली काटी जाती थी? तो यहाँ आ जाएगा पाटे के ऊपर, ऑप्शन सी जो काठ की बनी होती है। किसी घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन नंबर डी माँ को। माँ हमेशा मसाला पीसती थी लेकिन वो खाती नहीं थी। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने का काम भग्गू के द्वारा किया, जो उनका नौकर था भग्गू। मरी हुई मछली की आंखों में नज़र क्या आ रही थी?
तो पहला हो जाएगा परछाई नज़र आ रही थी। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मकान के नीचे आ जाएगा। आगे साथियों है पाठ 11 से नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र का लिखा गया है। पहला, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा है बिहार। इनका ऑप्शन आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो उनका लखनऊ विश्वविद्यालय से, क्योंकि वो यूपी के थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन शहनाई। बात वो हमेशा शहनाई बजाया करते थे बिस्मिल्लाह खां। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका हुआ था उत्तर प्रदेश में जन्म। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का होता है उपासना, जो पूजा किया जाता है उसे इबादत या उपासना कहते हैं। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां की खास महत्व होती है? पहला होगा 8वीं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो इनका परदादा का नाम उस्ताद सालाद हुरमैन था। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बिस्मिल्लाह के मामा का क्या नाम था? उनके मामा का नाम सादिक हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है। रसूलबाई क्या थी? रसूलबाई क्या थी साथियों? न गायिका थी, वो हमेशा गाती थी। तो इतना ही संकलन इस वीडियो में दे पाए। नेक्स्ट कविता का वीडियो अगले कुछ दिनों में आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तब तक के लिए साथियों गुड बाय, जय हिंद। कृपया इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा।